जय हिंद साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वही होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने जो एक नई शुरुआत की थी जिसमें कि मैंने टोटल जो है आपके 30 क्वेश्चन कराता हूँ डेली, जिसमें 30 क्वेश्चन होते हैं। 30 क्वेश्चनों में आपके जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आपका हिंदी हो गया, आपका जो एग्रोनॉमी हो गया, जियोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स, ये जितने 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट के मिक्स्ड क्वेश्चन कराता हूँ। यानी कि सभी सब्जेक्ट के 5-5 क्वेश्चन मिलाकर क्वेश्चन कराता हूँ, ताकि आप लोग के सभी सब्जेक्ट डेली के डेली रिवाइज होते रहें। ठीक है, जैसे कि आपके इसमें आपका MCQ, निश्चित और अति टोटल मिला के आपके 20 नंबर बन जाते हैं। 20 प्लस नंबर का आपका ये एक प्रैक्टिस सेट होता है। ठीक है, तो जब तक आपका एग्जाम नहीं होते तब तक ये कंटिन्यू ऐसी प्रकार से चलता रहेगा, जिसमें कि आपका हिंदी भी तैयार होता रहेगा, एग्रोनॉमी भी, जियोलॉजी भी और केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। ये आपका इतना काम इससे हो जाएगा MCQ, निश्चित और अति का। इसके अलावा जो आपके लघु बचे क्वेश्चन और दीर्घ बचे, इनके लिए मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा। जैसे कि आपको पता होगा, जैसे पिछली बार मैंने कुछ चलाए थे जिसमें कि जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग वीडियो थे वो मैंने बता दिया था कौन कौन क्वेश्चन है। लेकिन इस बार क्या करेंगे, उनका आंसर भी बताएंगे, कैसे शॉर्ट में आपको बताएंगे वहाँ पर याद करके कैसे जाना है। मतलब कि मैं आपको ऐसे कुछ कीवर्ड बताऊँगा जिससे तुमको याद करना होगा, वहाँ पर जाके लिखना होगा। ठीक है, समझा दूंगा कैसे आपको वहाँ पर लिखना है। ये सब आपको व्हाइट बोर्ड के माध्यम से बताऊंगा ताकि आपको अच्छी तरीके से और समझ में आए। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको, लगभग 5-6 दिन हो सकता है जल्दी हो जाए, क्योंकि बस थोड़ा सेटअप रह गया है मेरा लाइटिंग का। बाकी बोर्ड मैंने ले लिया है, जल्दी उस पर आपकी वीडियो स्टार्ट होगी। ठीक है, तब तक के लिए इसमें ये वाला जो प्रैक्टिस सेट आपका ये डेली कंटिन्यू होता रहेगा, इसको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये जो है आपका MCQ निश्चित और ये इसको तैयार करेगा पूरा। 20 प्लस नंबर इसी से तैयार हो जाएंगे। दूसरी चीज़, इसमें आपको याद करना नहीं है, इसमें मैं खुद ही क्वेश्चन को ऐसे रिपीट करूंगा 2-3 दिन पर हर एक क्वेश्चन को, ताकि आपको बार बार याद होते रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट करता रहूँगा ताकि आपको याद होता रहेगा। ठीक है, ये चीज़ है इसमें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, हरिओध जी की कृति नहीं है, इसमें से कौन सी जो कृति है वो हरिओध, जिनका पूरा नाम क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जिन्हें कहा जाता है। ठीक है, इनका पहला ऑप्शन हो जाएगा इसमें चुभते चौपद, सेकंड है प्रिय प्रवास एंड थर्ड है आपका वैदेही वनवास। तो इसमें इनका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसमें में से? ठीक है, कौन सी इसमें इनकी कृति नहीं है, तो इसमें कौन सी इसमें नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका बनेगा चित्राधार। चित्राधार जो है ये इनके द्वारा लिखित रचना नहीं है। यहाँ पर देखो हरिऔध, हरिऔध है ना, तो हरिऔध हमको याद कैसे करोगे उसके लिए आपको बता रहा हूं। यहाँ पर है हरिऔध। हरिऔध यानी हरि माने कि भगवान। ठीक है, हरि का मतलब क्या, भगवान। भरो जो भगवान होते हैं उनके हम पैरों को क्या करते हैं, चूमते हैं कि नहीं, चुभते। यहाँ पर चुभते से याद रखो, चूमते हैं क्या, उनके पद, चौपद। हरि के यानी कि हमारे भगवान जो है उनके हम क्या चूमते हैं, पद चूमते हैं। ठीक है, पद चूमते हैं क्योंकि वो हम उनके सबसे प्रिय होते हैं। ठीक है, वो हमारे लिए क्या प्रिय होते हैं, हम उनके प्रिय होते हैं। क्या होते हैं, उनके हम प्रिय होते हैं। ठीक है, भगवान जो है वो हरि है, उनके पद हम चूमते हैं क्योंकि वो क्या है, वो प्रिय है। ठीक है, प्रिय है। और प्रिय किसको कहते थे, जो हमारे भगवान श्री राम थे वो प्रिय किसको कहते थे, वैदेही को कहते थे। वैदेही यानी कौन, सीता जी, सीता जी को कहते थे। ठीक है, सीता जी का ही राम जी का क्या हुआ था, वनवास भी हुआ था। ठीक है, तो ऐसे याद तुमको कोरिलेट करके याद रखना है। ठीक है, कैसे, ये हरि जो है वो हमारे भगवान होते हैं, ईश्वर होते हैं। ठीक है, हमारे, ठीक है, जो भी तुम्हारा मतलब कोई अगर जैसे भी कोरिलेट कर पाओ, मेरे हिसाब से ऐसा कोरिलेशन हो सकता है। ठीक है, बाकी अपना कोई अगर तुम्हारा बन जाता है तो उसे बना सकते हो। उनके हम पद चूमते हैं। ठीक है, उनके पद क्योंकि उनके हम प्रिय होते हैं। क्या होते हैं, प्रिय होते हैं। और प्रिय किसको बोलते थे, वो वैदेही जी को बोलते थे, यानी सीता जी का, जिनका वनवास हुआ था। ठीक है, और ये चित्राधार क्या हो जाएगी, चित्राधार किसकी रचना है, तो ये आपकी हो जाएगी जयशंकर प्रसाद। अब वीडियो थोड़ा लॉन्ग बनेगा क्योंकि इसमें ही 5 क्वेश्चन में ही आपका कम से कम 5-6 क्वेश्चन बताऊंगा, ताकि आप जिसके को रिलेट कर पाएंगे हमेशा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद।
जयशंकर प्रसाद, ठीक है, ये इसके रचनाकार थे चित्राधार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेय जी की रचना है, अगेय जी की रचना इसमें कौन सी है? पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा कुरुक्षेत्र, सेकेंड है हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर, थर्ड है आपका रश्मि रथी, फोर्थ है आपका हुंकार। तो इसमें कौन सी है जो इनकी रचना है अगेय की? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, अगेय जी की रचना है। किसकी? अगेय जी की रचना कौन सी है? तो हरी घास पर क्षण भर, ये अगेय जी की रचना है। वहीं पर कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी और हुंकार की अगर बात करें तो ये तीनों जो है आपके क्या हो जाएंगी? ये तीनों जो है रश्मि रथी हुई, हुंकार हुई, ये तीनों रचनाएं हो जाएंगी रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, ये सभी रचनाएं किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं, ठीक है। अब इसको कोरिलेट कैसे करोगे? देखो रामधारी, रामधारी यानी कि देखो अब इसको कैसे, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र किसमें? महाभारत में आता है कुरुक्षेत्र, ठीक है, वहां पर लड़ाई हुई थी। जब कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई थी तो क्या हुआ था? हुंकार भरी गई होगी, इसे नहीं कहते कि हुंकार भरी जाती है, मतलब बहुत सेना बहुत तेज से आती है, ठीक है। तो ऐसे तो हुंकार कहाँ भरी गई थी? कुरुक्षेत्र में भरी गई थी। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में भरी गई थी। तो उस पे जो आए थे रथ, वहां पर रथ भी बहुत थे, तो उस रथ का क्या नाम था जिसपे श्री कृष्ण जी आए थे? तो रश्मि रथी था। क्या नाम था उससे? रथ का, यहाँ से रथ हो जाएगा, रश्मि रथी था। उस रथ का नाम रश्मि रथी था, ठीक है। रामधारी, अब राम से जो भगवान कृष्ण है वो किसके अवतार हैं? वो राम के ही तो अवतार हैं, या फिर उनको राम को या कृष्ण को, ठीक है। तो इस प्रकार से कोरिलेट कर लेना है आपको, ठीक है। ये रचनाएं इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इनको हम कोरिलेट करवा रहे हैं। बाकी जो है उनको कोरिलेट आपको नहीं कराऊंगा, जिससे जो इंपॉर्टेंट है ताकि उनको आप याद कर पाओगे, ठीक है। जब आएगा तो कुछ याद आएगा, कुरुक्षेत्र में ये लड़ाई हुई थी ऐसे करके, तो लगा ले पाओगे ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी साहित्य में किस काल को स्वर्णयुग कहा जाता है? तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आदिकाल, सेकंड है भक्ति काल, थर्ड है रीतिकाल, फोर्थ है आधुनिक काल। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा भक्ति काल। भाई जब स्वर्ण युग यानी कि राम राज्य एक प्रकार से कह लो, स्वर्ण युग कब होगा? जब भक्ति होगी, जब चारों तरफ भजनमय दुनिया रहेगी, यानी कि थोड़ा भक्ति से जुड़े हुए लोग रहेंगे, ठीक है, आचार विचार जो है अच्छे पवित्र रहेंगे, तो कैसे स्वर्ण युग होगा वही, ठीक है। ऐसे को रिलेट कर लेना इसको। नेक्स्ट आपका है साहित्य लहरी के रचयिता हैं, साहित्य लहरी, जिसका पहला ऑप्शन है तुलसीदास, सेकंड है सूरदास, थर्ड है कबीर, फोर्थ है केशवदास। तो साहित्य लहरी, तो इसके रचयिता जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके सूरदास। अब सूरदास में और भी तुमको रचना याद रखनी होंगी, जैसे कि सूर, देखो इनका नाम क्या है? सूरदास है, तो इनके आगे कुछ रचनाएं जो उनके आगे इनका सूर लगा होता है, जहां पर आपको सूर लगा दिख जाए यानी कि वो सूरदास की होगी। जैसे कि सुरसागर, ठीक है, सुरसारावली, ठीक है, ऐसे। और इसमें तुम इनकी जो एक रचना और है, जैसे कि इसमें एक इनकी टीका रचना है, कौन सी टीका? एक है नल दमयंती इनकी एक रचना है, ठीक है, जहां पर सुर लगा मिल जाए यानी कि वो सूरदास की होगी, ऐसे भी एक याद रखना है इसको, ठीक है। वहीं पर सूरदास की और एक कौन सी है? टीका है, और नल दमयंती है। और केशवदास की अगर बात करें तो केशवदास की आपको याद रखना है रामचंद्रिका, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रामचंद्रिका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहीं पर तुलसीदास की अगर बात करें तो रामचरितमानस इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको आपको, ठीक है। अगर कबीरदास की बात करें तो आपको कबीरदास के बारे में बहुत कुछ पता होगा, क्योंकि आप हाई स्कूल में भी पढ़ते आए हैं, ठीक है। तो यहां पर आप इसको याद रखना है, सुरसागर, टीका, नल दमयंती, रामचंद्रिका और रामचरितमानस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद कदम्बनी पत्रिका के संपादक हैं। पहला ऑप्शन है अगेय, थर्ड है भारतेंद्र हरिश्चंद्र,
सेकंड है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, थर्ड है रूप नारायण पांडे एंड फोर्थ है बद्री नारायण चौधरी। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा का कारण नहीं है? इनमें से कौन सा जो है प्राकृतिक आपदा का कारण नहीं है? पहला ऑप्शन है बाढ़, सेकंड है सुनामी एंड थर्ड है तूफान, फोर्थ है आग। तो इसमें कौन सा जो है प्राकृतिक आपदा का कारण नहीं है? तो इसका राइट का आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो आग जो है ये प्राकृतिक आपदा का कारण नहीं है। कैसे? आग तो कोई भी लगा भी सकता है, कोई जाए बाढ़ लेकर आएगा, तूफान लेकर आएगा, सुनामी लेकर आएगा, कोई नहीं ला सकता। ये कैसे? नेचुरल, अपने आप आती हैं, ठीक है, नेचुरल आती हैं, ठीक है। वहीं पर आग जो है, आग कोई भी जाके किसी के यहाँ लगा सकता है, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगी? आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम हो जाएगी ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फूल गोभी में ब्राउनिंग किस तत्व की कमी से होती है? तो फूल गोभी में ब्राउनिंग किस तत्व की कमी से? एक तत्व की कमी होती है, वो कौन सा तत्व है? तो वो हो जाएगा आपका इसमें बोरान। बोरान की कमी से ब्राउनिंग होती है। गोभी देखे होंगे, गोभी जो है वो भूरे रंग की हो जाती है, वो ब्राउनिंग इसको बोलते हैं उसे, ठीक है। ब्राउन कलर की हो जाती है, इसीलिए उसको ब्राउनिंग कहते हैं, ठीक है। इसको याद रखना, बोरान की कमी के कारण होती है। वहीं पर अगर बात करें विपटेल, जहाँ पर आपको विपटेल ये डिसऑर्डर लिखा जाए, विपटेल किसकी कमी से होता है? तो वहाँ पर मोलिब्डेनम हो जाएगा। ये क्या है? मोलिब्डेनम है। कौन सा? मोलिब्डेनम इसको बोलते हैं। तो मोलिब्डेनम की कमी से क्या होता है? विपटेल रोग होता है। क्या होता है? विपटेल रोग होता है। वहीं पर कैल्शियम की कमी से क्या होता है? किसमें? टमाटर में। टमाटर में कैल्शियम की कमी से क्या होता है? तो ब्लॉसम इन रोट होता है, यानी कि बेर होता है। ब्लॉसम इसी को बोलते हैं, फुल फॉर्म होता है ब्लॉसम इन द रॉट, ब्लॉसम इन द रॉट, ब्लॉसम इन द रॉट, ठीक है, इसको कहते हैं। ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना, ठीक। प्राइड ऑफ इंडिया प्रजाति है पत्ता गोभी की, टमाटर की, फूल गोभी की, भिंडी की। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पत्ता गोभी की प्राइड ऑफ इंडिया प्रजाति है, ठीक है। टमाटर में आपको क्या याद रखना है? पूसा रूबी याद रखना है। फूल गोभी में याद रख सकते हो आप पूसा दीपाली, स्नोबॉल, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें और याद रख सकते हो गोल्डन एकर भी एक इंपॉर्टेंट प्रजाति है। भिंडी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है पूसा सावनी, और इसमें याद रखना प्रभानी क्रांति। ऐसे भी तुमसे क्वेश्चन बन सकता है, प्रभानी क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? तो भिंडी से संबंधित है, ठीक है। सर इसे इस प्रकार से लिखते हैं प्रभनी, ठीक है, प्रभनी क्रांति, ये भिंडी से रिलेटेड है, ठीक है। इसी में एक और आती है हरभजन, ये भी भिंडी की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा रत्नार प्रजाति है फूल गोभी की, पत्ता गोभी की, प्याज की, टमाटर की, किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्याज की पूसा रत्नार प्रजाति है। और इसमें एक प्याज में और याद रखना है निफाद 53, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है जो नॉर्थ इंडिया के लिए है, निफाद 53। बाकी पूसा रत्नाकर तो इसकी प्रजाति ऑलरेडी है। टमाटर की आपको बता ही दिया, फूल गोभी बता दिए, पत्ता गोभी भी बता चुके हैं। अगर प्याज में अगर तुम्हें और भी याद रखना है तो एग्री फाउंड रेड लिख सकते हो, एग्री फाउंड रेड। नेक्स्ट है पूसा दीपाली प्रजाति है मूली की, पत्ता गोभी की, फूल गोभी की, टमाटर की। तो इसमें राइट आंसर आपका फूल गोभी की हो जाएगी। मूली में आपको याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपको याद रखना इसमें है
पूसा हिमानी, पूसा हिमानी इंपॉर्टेंट पर जाती है, इसकी मूली की, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर से आपके जो रसायन विज्ञान के वो प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है, आवर्त सारणी के लिए आवर्त में तत्वों की संख्या कौन कौन कितनी होती है। तो देखो यहाँ पर अगर आवर्त की संख्या की अगर यहाँ पर बात हम करेंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि पहले तो पीरियोडिक टेबल में आवर्त होते क्या हैं। तो देखो कुछ ऐसा आपको पीरियोडिक टेबल दिखाई देता है, 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 होते हैं। इनको बोलते हैं हम क्या, इनको बोलते हैं आवर्त, आवर्त या पीरियड, ठीक है। वहीं पर 1 2 3 4 ऐसे करके हुए यहाँ पर 18 तक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर हीलियम होता है, इधर हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, यहाँ पर लिथियम हो जाएगा, लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन यहाँ तक हो जाएगा। अब जो तीसरा लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब इनको क्या बोलते हैं ये भी आपको याद रखना है, ये इनको बोलते हैं हम क्या, समूह, समूह या इन्हें ग्रुप भी कहा जाता है, ग्रुप, ठीक है। इन्हें ग्रुप या समूह कहते हैं इन सभी को, जिसमें कि ऐसे ऐसे कॉलम होते हैं ये, ठीक है, ऐसे ऐसे कॉलम होते हैं। जो खड़े कॉलम, ऐसे भी क्वेश्चन बनता है, जो खड़े कॉलम होते हैं उनको क्या कहते हैं, वो किसको प्रदर्शित करते हैं, तो समूह को प्रदर्शित करते हैं। वहीं पर जो हॉरिजेंटल कॉलम होते हैं, ऐसे हॉरिजेंटल जो कॉलम है ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आवर्त को प्रेजेंट करते हैं। ये आवर्त कितने होते हैं, 7 होते हैं, और समूह कितने होते हैं, इंपॉर्टेंट है 18 होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है 18 होते हैं समूह। तो वही अब इनसे तुमसे पूछा है कि इसमें आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होगी। अब ये तीसरा आवर्त है, हाइड्रोजन वाला एक हो गया, हाइड्रोजन लिथियम का है, उसके बाद सोडियम का आता है, सोडियम, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान, हाइड्रोजन यहाँ पर आपको यहाँ से याद करना होगा, सोडियम से, सॉरी, तो सोडियम यहाँ पर है ना, सोडियम हम तो शुरुआत से याद कर रहे थे। सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन, ठीक है। ये टोटल 8 हैं, कौन कौन से। अब यहाँ पर सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन, ये टोटल 8 है, जो कि ऐसे ऐसे हैं खड़े खड़े, ठीक है। तो यही पूछा है कितने, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या। अब तीसरे आवर्त में टोटल कितने तत्व हैं, 8 हैं, तो हम कह देंगे कितने हैं, 8 हैं, 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी नियम का आधार है। तो पहले जो का नियम जो था आवर्त सारणी में तत्वों को रखने का, जैसे कि मैंने तुमको बताया, इधर हाइड्रोजन फिर लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम ऐसे करके, वहीं पर जो पहले चलता था परमाणु भार के अनुसार, तब परमाणु भार जिसका जैसे हिसाब से था उसी हिसाब से रखते थे। लेकिन अब क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में हम क्या रखते हैं, परमाणु क्रमांक के अनुसार, जैसे कि सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर हीलियम लिथियम, फिर बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, फिर सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम, ठीक, कैल्शियम। तो इस प्रकार से चलेगा, ठीक है। तो आपका जो है वो आपका राइट आंसर है, परमाणु क्रमांक के अनुसार हम रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस से प्राप्त जल का द्रव्यमान है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या बनेगा, वो 36 ग्राम हो जाएगा। ये फैक्चुअल है, आपको याद कर लेना है, ठीक है। ऐसे ही चलिए, आप लोग कैसे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पता नहीं, आई होप समझ में तो आ ही रहा होगा, क्योंकि मैं भी इसके लिए मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए कि मैं कैसे आपको समझा पाऊँ। चलिए पानी पी लीजिए, मैं पानी पीने जा रहा हूँ। रात के बज रहे हैं 2, क्योंकि वीडियो जो है आपकी रात में ही शूट करता हूँ मैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप चलिए देखिए, सोडियम क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्रोक्साइड के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होने वाली गैस। अब देखो, जैसे ऐसे कह दिया है, इसका मतलब क्या है जानते हो, कि इसका मतलब है कि तुम यहाँ पर क्या करो, इसमें इसको कहने का मतलब है कि तुम इसको ऐसे करो, सोडियम
क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रस ऑक्साइड। अब इसको गर्म करो, ये कहने का मतलब इसका। अब इसको भाई गर्म करोगे जब, ठीक है। अब देखो तुमको दो चीज़ें केमिस्ट्री में हमेशा याद रखना है, सॉरी दो चीज़ें हमेशा याद ये रखना है कि जो चीज़ इधर है, जो चीज़ इधर है उतनी ही चीज़ इधर बनेगी। मतलब कि जितने यहाँ पर नाइट्रोजन हैं उतने ही नाइट्रोजन यहाँ होंगे, जितने कैल्शियम हैं सॉरी जितने क्लोरीन है उतने ही क्लोरीन यहाँ होंगे। जो तत्व यहाँ है वही तत्व यहाँ रहेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो एक चीज़ भैया जो रासायनिक इक्वेशन होती है समीकरण, उससे जो एक बार उत्पाद बन जाता है वो दोबारा रिवर्स नहीं होता है, ठीक है। मतलब कि अपनी भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है, मतलब कि एक बार अगर चेंज हो गया तो चेंज हो जाता है, मतलब दोबारा रिवर्सेबल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बन सकता है, तो यहाँ पर देखो यहाँ से हम निकाल लिए सोडियम, यहाँ से क्लोरीन, तो यहाँ पर सोडियम क्लोरीन मिल जाए तो नमक आसानी से बना लोगे अपन, नमक बन जाएगा। उसके बाद क्या बच सकता है, देखो यहाँ से अब जल बन सकता है H2O, हम ऐसे कह सकते हैं इसको 2H2O कह सकते हैं, हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन हो जाएगी, यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 हो जाएगी, 2 दूनी 4, यहाँ से है 2, ये यहाँ पर 2 इसके है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएंगे। वहीं पर ये जो ऑक्सीजन है वो 2 हो जाएगी। अब ये दो जो रिप्रेजेंट कर रही है 2, यह भी 2 है, यह भी 2 है, लेकिन ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये हाइड्रोजन को बता रहा है कि हम हाइड्रोजन क्या है 2 है, तो आगे भी 2 है, 2 दूनी 4 हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। अब बचा क्या, ये N एक ये N बचा, तो हम क्या कह सकते हैं इसमें बचा क्या आपका, तो इसमें आपका बचा क्या है यहाँ पर सॉरी ये तो सोडियम का था, ये N बचा आपका ये वाला, ठीक है, ये वाला N। तो यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है, नाइट्रोजन जो है आपकी बच जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा क्या है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों के पैकेट में प्रयुक्त होने वाली गैस। अब जो आपके रैपर देखते हो, जैसे चिप्स लेज खाते हो, 5 वाली नमकीन खाते हो, 10 वाली नमकीन खाते हो, चिप्स खाते हो, ये सभी जो देखो कि इसमें क्या कहोगे बहुत 5 रुपये में देखो कुछ मिलता नहीं है, इसके अंदर आधे से ज़्यादा क्या होती है, गैस भरी होती है। क्या भरी होती है, गैस, यही कहते हो ना। तो अब वो गैस कौन सी होती है, अब वही अल्लाह तुम्हारे देखो सीखने को मिल गया, ठीक है। अब जाना कभी लेज खाना, ठीक है, चिप्स खाना, ठीक है, नमकीन खाना, ठीक है, ले लेना 5 रुपये का पैकेट, देखना उसमें कितना मिलता है तुम्हें, आधे से ज़्यादा उसमें गैस मिलेगी, ठीक है। वो गैस कौन सी होगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सॉरी नाइट्रोजन होती है आपकी, नाइट्रोजन होती है। और कुछ में आपको सल्फर भी प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें से अब देखो इकोनॉमिक्स यहाँ से शुरू हो गई, इससे क्या है ना तुम सारे सब्जेक्ट डेली पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो इसमें पहला है श्रम उत्पत्ति का एक नाशवान साधन है, सेकंड है श्रम उत्पत्ति का एक सक्रिय साधन है। दोनों कथन सही है या कोई कथन सत्य नहीं है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, दोनों कथन सही है। देखो श्रम क्या होता है, ये नाशवान होता है, कई बार आपको बता दिए हैं, पिछली वीडियो में भी बताए थे, ये कैसा होता है, नाशवान होता है, ठीक है। वहीं पर अगर बात करें श्रम उत्पत्ति का एक सक्रिय साधन होता है, यानी एक्टिव फैक्टर होता है, मेन फैक्टर होता है, इसी के ऊपर डिपेंड करता है श्रम के, ठीक है, उत्पादन, ठीक है। तो इसी हिसाब से दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है श्रम विभाजन से के महत्व पर ध्यान आकर्षित करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री थे। मतलब कि जो है आपका श्रम विभाजन जो है उस पर सबसे पहले वैज्ञानिक ने कोई अपना मत दिया था या फिर कोई परिभाषा दी थी, ठीक है, इसी से रिलेटेड है ये। तो इसमें राइट आंसर आपके बन जाएंगे एडम स्मिथ, ठीक है। ये देखो फैक्चुअल, इसमें ज़्यादा समय देने वाली है बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रम विभाजन में वृद्धि होती है कार्य क्षमता से, नैतिक गुणों में, आयु में, पिगु में। एक पिगु तो एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। तो श्रम विभाजन से क्या होगी, कार्य क्षमता बढ़ जाएगी। मतलब कि श्रम विभाजन का यहाँ पर ये है जैसे कि तुम्हें कोई काम कराना है, ठीक है, तो उसको बांट दो, लेबरों में बांट दो। मतलब कि कोई तुम्हें फील्ड, मतलब गेहूं का फील्ड लगा है, उसे तुम्हें कटवाना है, ठीक है। तो वो 1 बीघा है तो उसमें 4 मजदूर है आपके पास है, तो उनको बांट दो सभी को कि तुम्हें इतना काटना, तुम्हें इतना काटना है, ठीक है, बराबर हिस्से में। तो उससे क्या होगी, कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, ठीक है। वरना वो सभी लगा के एक साथ ही करते धीरे 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 धीरे,
ठीक है। तो ऐसे में जब बढ़ जाएगा तो वो सोचेंगे हम उनसे पहले इतना अपना कर लें, ठीक है, तो ऐसे कर देंगे जितनी जल्दी कर पाएंगे, हमें इतना ही करना है। तो श्रम विभाजन करने से क्या होती है, कार्य क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। अब मान लो तुम्हें ही पता हो कि खाली तुम्हें ही पढ़ना है, ठीक है, और कोई तो पेपर देने जाएगा नहीं, तो तुम ही तो पढ़ोगे, तो इसी काम क्षमता तुम्हारी ही होगी ज़्यादा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पूंजी में शामिल नहीं है। राष्ट्रीय जो नेशनल इनकम है उसमें किसे शामिल नहीं किया जाता है, शेयर को, सेकंड है इमारतें को, थर्ड है आपका कच्चा माल, फोर्थ है आपका मशीनें। तो इसमें राइट आंसर आपका जो शेयर मार्केट। शेयर क्या जानते हो, शेयर जैसे कि देखते हो कहीं जब पेपर आप पढ़ोगे तो कभी लिखा होगा निफ्टी, सेंसेक्स, ठीक है, ऐसे लिख का मिलेगी, आज निफ्टी इतना है, सेंसेक्स इतना है। ये सभी किस में जाते हैं, शेयर मार्केट में जाते हैं। शेयर मार्केट के ही पहलू होते हैं, ठीक है, निफ्टी और सेंसेक्स। तो इस प्रकार से इसमें होता है, ठीक है। तो इसमें जो पैसा होता है वो राष्ट्रीय की पूंजी में नहीं शामिल किया जाता, लेकिन इमारतें हैं, मशीनें हैं, कच्चा माल, ये सभी राष्ट्र की पूंजी में शामिल होते हैं। और पूंजी भी दो प्रकार की होती है, एक चल होती है, एक अचल होती है, ठीक है। एक होती है चल पूंजी, एक होती है अचल पूंजी। जैसे कि आपके जेब में जो है 500 रुपये हैं, ठीक है, या 5000 रुपये है, वो तुम्हारी क्या है, चल पूंजी है। वहीं पर अचल पूंजी, जैसे कि तुम्हारे पास एक बहुत आलीशान मकान बना हुआ है, वो क्या चल तो सकता नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह तो जा नहीं सकता, वो अपनी जगह पर रहेगा, तो वो क्या है आपका, वो हो जाएगा आपका अचल, क्या हो जाएगा, अचल पूंजी में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनिमय के अंतर्गत क्या होता है, केवल वस्तु विनिमय आता है, केवल क्रय विक्रय आता है, उपयुक्त में से दोनों। तो देखो ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। विनिमय के अंतर्गत, विनिमय जब हम एक्सचेंज कोई चीज करते हैं तो केवल वस्तु विनिमय का आता है, या फिर केवल क्रय विक्रय आता है, या फिर उपयुक्त दोनों आते हैं इसमें, ठीक है। और इसमें आपका है नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ से पशुपालन स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ से आप पशुपालन भी सीखना स्टार्ट कर देंगे। रानीखेत बीमारी है, तो ये किसकी बीमारी है, रानीखेत बहुत फेमस बीमारी है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मुर्गी में होता है, यानी कि पक्षियों में। ऐसे भी पूछोगा पक्षियों में रानीखेत होता है, तो पक्षियों में, अब तुम कहोगे यहाँ पर मुर्गी तो सर था नहीं, तो मुर्गी क्या है, एक प्रकार की पक्षी ही होती है, ठीक है, ठीक। तो रानीखेत बीमारी किसकी है, मुर्गी की है। ये किसके कारण होती है भी इंपॉर्टेंट है, ये वायरस के कारण होती है, किसके, वायरस के कारण। वहीं पर अगर हम बात करें किसकी, FMD, फुट माउथ डिजीज, FMD, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रानीखेत जो है वो वायरस के कारण होती है, FMD ये भी किसके कारण होता है, वायरस के कारण, विषाणु के द्वारा होता है, किससे, विषाणु, ये भी याद रखना, विषाणु के द्वारा होता है। कौन सा, FMD भी होता है और रानीखेत भी होता है। और देखो इसमें क्या होता है, एक आप देखेंगे लिम्पी वायरस, ठीक है, ये भी हाल ही में बहुत भयानक रोग चला है, जो गौस में हो जाता है, जिससे कि क्या होता है, उसके पूरे शरीर पे फफोले पड़ जाते हैं, ठीक है, खून की गिल्टियां पड़ जाती है, फफोले हो जाते हैं, पशु बहुत उसके पूरा, जैसे कि कोई व्यक्ति जिसे बहुत दाने निकल आए ना, तो बहुत सारे ऊपर निकल आते हैं, ठीक, वैसे उसको हो जाता है, पूरी स्किन उसकी खराब हो जाती है, बहुत काफी उसको दर्द होता है इसमें। लिम्पी वायरस बहुत जल्दी फैल रहा है ये, ठीक है। ये तीनों वायरस याद रखना, बाकी कभी जीवाणु का आएगा तो जीवाणु वाला बता देंगे। नेक्स्ट है मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या है, कैप्रा हिरकस, ये आपका बकरी का है, किसका, बकरी का, ठीक। वही पर गैलस डोमेस्टिकस, ये किसका है, थर्ड है आपका बॉस टॉरस, ये आपका विदेशी गाय का है, बी, ये विदेशी गाय का है। वहीं पर बुलबैलिस क्या इसका है, तो ये भैंस का है, किसका, भैंस का है। गैलस डोमेस्टिकस किसका है, गैलस, तो गैलस मुर्गी का है, किसका, मुर्गी का, कोई भी पूछे आपको यही बताना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है गाय में जेर ब्याने के कितने घंटे में गिर जानी चाहिए, मतलब जो जेर होती है, यानी कि गाय जब ब्याती है तो उसके बाद जेर डालती है, जेर डालने की जो कब से कब तक पड़ जानी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 2 से 4 घंटे में जेर हमेशा पड़ जानी चाहिए, ठीक है, 2 से 4 घंटे में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन
दलहनी चारे की फसल है, इसमें कौन सी जो है दलहनी चारे की, यानी जिसमें जो ऐसी हो जो इसमें दो बीज पत्र पाए जाते हो, तो वो क्या होगी, दलहनी होगी। तो ज्वार में दो बीज पत्र पाए जाते, नहीं पाए जाते, बरसीम में नहीं पाए जाते, मक्का में नहीं पाए जाते, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जय में। तो इसका राइट आंसर जो बरसीम में पाए जाते हैं। बरसीम क्या आपकी डाइकॉट है, डाइकॉट भी है और आपकी ऐसी दलहनी टाइप की है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बरसीम। चारे की फसल की वाली है कौन सी, इसमें आपका हो जाएगा आपका बरसीम। देखिए, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। और आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको क्या है एमसीक्यू प्रैक्टिस करने को मिल जाती है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपको जो पेपर है उनकी पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिल जाती है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। वहीं पर बात करें आपको क्या ध्यान रखना है, आप अगर 10th वाला ग्रुप ज्वाइन करें तो आप 10th वाला ही ग्रुप ज्वाइन करें, क्योंकि उसमें आपको सब डिटेल में क्लियर दिया गया है, मतलब कि सभी सेपरेट सेपरेट है। कहने का मतलब ये है, इसका ग्रुप अलग है, इसका ग्रुप अलग है, इसका ग्रुप अलग है, ठीक है। टेलीग्राम पे इसका ग्रुप अलग है, इन दोनों का ग्रुप अलग अलग है, ठीक है। व्हाट्सएप के ग्रुप सभी के अलग अलग है, व्हाट्सएप लिंक भी, ग्रुप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। ये लोग अगर कोई आपको कोई दिक्कत होती है तो आप वहाँ से मैसेज भी कर सकते हैं, बाकी आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत होती है लिंक वगैरह इससे से रिलेटेड, ठीक है। अगर कोई कंटेंट वगैरह रिलेटेड होती है तब भी आप बात कर सकते हैं। 90 देखो क्वेश्चन आपका पेपर जो मोबाइल नंबर है आपका 9026 388 649, इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई पढ़ाई रिलेटेड दिक्कत है, मतलब नोट्स वगैरह की या फिर इससे जो कोई है, तो आप बात कर सकते हो। कोशिश करिए कि मैसेज करिएगा, ठीक है, क्योंकि कॉल उठाना मुश्किल रहता है, तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, ये व्हाट्सएप नंबर मेरा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसीले चारे में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। तो इसमें कितने प्रतिशत होती है, तो 70 से 80% होती है। फैक्चुअल है, आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अमीबा में सॉल जेल मत का सिद्धांत सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो किसने दिया था, सॉल मस जेल ने, सॉल जेली का मत किसने प्रतिपादित किया था, तो मस्ट ने किया था, ठीक है, मस्ट ने किया था। नेक्स्ट है, पैरामीशियम में प्रचलन अंग है, तो पैरामीशियम किसके द्वारा जो है प्रचलन करता है, रोमाप के द्वारा, पाद के द्वारा, पादाप के द्वारा और कशाभिकाओं के द्वारा। कशाभिकाओं को बोलते हैं फ्लेजेला, ठीक है। जो फ्लेजेला होता है ये युगलीना में होता है, किसमें, युगलीना में। तो युगलीना किसके द्वारा प्रचलन करता है, तो आप कशाभिकाओं के द्वारा करता है। पादाप जो होते हैं यानी, ठीक है, जिसे पाद भी कह सकते हो, ठीक है, जिसे सीडोपोडिया कहते हैं, ये अमीबा में होता है, किसमें, अमीबा, ये अमीबा में होता है। वहीं पे बात करें रोमाब या सीलिया जो होती है पैरामीशियम में होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए का रुधिर परिवहन तंत्र होता है, तो इसमें कौन सा राइट आंसर आपका हो जाएगा, पोर्टल, खुला, बंद व खुला दोनों। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा केचुआ। केचुए में देखो जो रक्त होता है बंद, ये कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो ऐसा हो कि इसके अंदर पूरा अंदर से वेन्स होते हैं, ऐसे हम लोगों में क्या है, सिराएं हैं, धमनियां हैं, सब अलग अलग काम करती रहती हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो बंद होती हैं, तो ये बंद वाला है, कैटेगरी में आ जाएगा केचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिप्लैनेटा के जीवन चक्र में, पेरिप्लैनेटा ये है क्या भाई, ये आपका हो जाएगा क्या है, ये आपका अमेरिकाना पेरिप्लैनेटा होता है, अमेरिकाना पेरिप्लैनेटा होता है। तो इसका किसका वैज्ञानिक नाम है, ये कॉकरोच का है, कॉकरोच का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, कॉकरोच का ये वैज्ञानिक नाम है पेरिप्लैनेटा, ठीक है। तो इसको याद रखना है। अब देखो इसमें क्या, जीवन चक्र में कायांतरित नहीं होता है। अब इसमें जो मेटामॉर्फिक से रिलेटेड है, तो कितनी मेटामॉर्फिज्म होती हैं, तो यहाँ पर इसे कायांतरित, देखो दो प्रकार की ये होती है, ठीक है। देखो एक तो जीवन चक्र में आती है जिसको बोलते हैं कायांतरण में कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट लाइफ साइकिल, जिसमें क्या होता है कि कोई
एक से बनेगा तुम्हारा क्या, लार्वा, लार्वा हो जाएगा। और उसके बाद आपको इसको करोगे पीपा, पीपो से क्या बन जाएगा, पीपो से टीचर। ठीक है, तो ये क्या होगी, कंप्लीट, मतलब इसमें 4 होते हैं कंप्लीट में। वहीं पर इनकम्प्लीट में क्या होगा, तो ये जो आपका पीपा है इसे हटा दो, ये डायरेक्ट क्या बन जाएगा, लार्वा। और ये क्या है आपका, देखो ये डायरेक्ट आपका बनेगा यहाँ पर, इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दो, यहाँ पर डायरेक्ट बना दो, क्या बन जाएगा आपका, इसको कह सकते हैं हम कंप्लीट है, यानी 4 स्टेज हो जाएंगी आपकी। ठीक है, और जो अपूर्ण होता है उसको इनकम्प्लीट बोलेंगे। क्या, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट साइकिल। इनकम्प्लीट साइकिल में क्या होता है कि इसमें डायरेक्ट देखो, एक है, एक अंडे, अंडे हो जाएंगे, सॉरी ये तो नींद लग रही, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक तो कंप्लीट होगी। कंप्लीट में क्या क्या होता है आपका, एक होगा, एक के बाद क्या होगा आपका, लार्वा होगा, लार्वा होगा, उसके बाद क्या होगा, लार्वा के बाद, लार्वा के बाद आपका क्या इसमें होगा, प्यूपा होगा। एक लार्वा प्यूपा, यहाँ से आपके यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एडल्ट आ जाएगा, एडल्ट, क्या, एडल्ट, एडल्ट। तो ये 4 अवस्थाएं होती, यानी कि एडल्ट होगा वो क्या देगा, अंडे देगा। ठीक, अब इसको याद कैसे रखोगे, मधुमक्खी से याद रखो, मधुमक्खी, मधुमक्खी, तितली, तितली, ये सभी इसमें आती है कंप्लीट में। ठीक है, देखो तितली है या मधुमक्खी है, वो क्या देगी, अंडे देगी। अंडे देने के बाद क्या बनेंगे उसके, लार्वे बन जाएंगे। लार्वे क्या होंगे, वो पीपा बना लेते हैं, क्या, प्यूपा, प्यूपा बना लेते हैं, प्यूपा बना लेते हैं। उसके बाद जिसे काकून बोलते हैं, काकून हिंदी में, तो प्यूपा, प्यूपा, प्यूपा से वो फिर निकल के क्या बनेगा, एडल्ट हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन, 4 जो है इसकी स्टेज होती है, और चारों स्टेज होती है, तो इससे कंप्लीट बोलेंगे। वही इनकम्प्लीट साइकिल किसे बोलेंगे, जब कोई एडल्ट है, एडल्ट है, वो एक देता है, एक देने के बाद जो है उससे क्या बनेगा, उससे डायरेक्ट जो है एक देने के बाद क्या बन जाते हैं, निम्फ बन जाते हैं, निम्फ, निम्फ बन जाते हैं, निम्फ। ठीक है, निम्फ। ठीक, अगर एडल्ट है, एक दिया, एक देने के बाद वो निम्फ बन जाता है। उसके बाद फिर क्या होगा, वो एडल्ट हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये 3 स्टेज होती है, जिसमें 3 स्टेज होती है उसे इनकम्प्लीट बोलते हैं, जिसमें 4 स्टेज होती है उसके कंप्लीट हम साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो पेरिप्लिनाटा मतलब है काकरोच से बात कर रहा है, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या बनेगा, वो 3rd हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर अगर बात करें कोलेटेरियल ग्रंथि पाई जाती है, तो ये आपकी मादा काकरोच में पाई जाती हैं। इसमें मादा काकरोच में जो एक से होती हैं, एक जो होते हैं उनके कुछ प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मादा काकरोच। तो आई होप ये वीडियो आपको पूरी पसंद आएगी। ठीक है, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर रहे होंगे, और पिछली वीडियो पर आपने अच्छा प्यार दिया था। ठीक है, बाकी सेकंड वीडियो जो मैंने डाला था पार्ट 2, उसको थोड़ा आप लोगों ने हमें लगता है शेयर नहीं किए हैं, तो थोड़ा डाउन चल रही है, लेकिन उसे भी शेयर करिएगा। और क्योंकि आप लोग जितना शेयर करेंगे उतना ही मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि जब व्यूज़ नहीं जाता है तो थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं मैं, तो इसके लिए कोई भी हो जाएगा आप ही समझते हैं। तो थोड़ा अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं भी आपके लिए मेहनत करता रहूँगा इसी प्रकार से। और आई होप आपको वीडियो समझ में आएगी होगी कि कैसे क्या क्या करना है, और कैसा है, सही है मेथड कैसा है, आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, ये मेथड सही है कि आप डेली जो है 6 क्वेश्चन, जितने 6 सब्जेक्ट आपके, और 6 सब्जेक्ट आप पढ़ लेते हैं एक ही वीडियो से। ठीक है, बाकी आपका सेपरेट वीडियो कोई टॉपिक उठाएंगे उससे बनाएंगे आप। ठीक है, जैसे कि आपका कोई इंपॉर्टेंट बड़ा क्वेश्चन है, जैसे सिंचाई की विधियां हैं, तो बड़ा टॉपिक है, तो उसको आप समझा को भी देंगे आपको, और आपको मैटर भी प्रोवाइड करा देंगे व्हाइट बोर्ड के माध्यम से, ताकि आपको समझ में भी अच्छे तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ऐसा मैं प्लान कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, जल्दी कर दूंगा। ठीक है, ये तो कंटिन्यू रहेगा जो आपका ब्रह्मास्त्र है ये। ठीक है, तो ये चलते हैं, लाइक जरूर करिएगा आप वीडियो को। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब तो आप लोग किए होंगे पहले से ही, अगर जो नहीं किए तो प्लीज़ कर जरूर लीजिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। 12th आप एग्रीकल्चर से हैं, अगर 11th आप एग्रीकल्चर से हैं, 10th एग्रीकल्चर है। ठीक है, आप किसी भी बोर्ड से हों, सभी की तैयारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी।